यूके की सिम्स इतनी आसानी से मिल रही हैं कि लोग उस सिम को परचेज करके अपने अकाउंट्स उस पे बना रहे, तो वाकई ये सिक्योर है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? इतनी आसानी से कैसे यूके की सिम्स अवेलेबल हो गई? क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये आपकी गले का तोप बन सकता है। ऐसा आपको कभी भी घर पे आ सकता है। द थिंग इज दैट क्रिमिनल यूज जब होता है तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी टूल्स आती हैं जिनके थ्रू हम आपको ट्रैक डाउन कर सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक इंटरनेशनल सिम की वजह से हिडन नहीं रह सकती। तो बच के रहें। Assalamualaikum, this is Vardabad and welcome to our very third episode of a podcast where we will be discussing about some cyber threats. आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंटरनेट यूजर्स के लिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई फ्रीलांसर हो या जस्ट इंटरनेट यूजर हो। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस होंगी जो हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है कि कंपनी का डेटा किस तरीके से लीक हो जाता है, हमारी प्राइवेसी किस तरीके से ब्रीच हो जाती है। सो दिस एपिसोड is brought to you by Startup Mileage Pakistan and powered by Connect Commercial Hub। और हमारे सवालात के जवाब देने के लिए हमने इनवाइट किया है आज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुमताज हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम वदा, मैं फिर फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुमताज साहब, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि माशाल्लाह आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और एक अच्छा अरसा आपने इस फील्ड में दिया है, तो तकरीबन कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में? ऑलमोस्ट 6 साल होने को हैं साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम में। ओके। मैं पहले तो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन हमने की थी। कंप्यूटर से बचपन से ही लगा हुआ था। मैट्रिक के टाइम पे कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग हार्डवेयर के साथ बचपन से शौक था? बचपन से शौक था। मतलब मैट्रिक के बाद लोग वो घूमने चले जाते हैं, तो मैंने मैट्रिकुलेशन के बाद एपटेक में एडमिशन ले लिया, तो वहाँ से कुछ उनका प्रोग्राम था प्रोग्रामिंग के, वहाँ से किए थे। तो अगर ऑडियंस आपकी है टेक सेवी तो उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कंप्यूटर के साथ किस तरह वो होता है। हार्डवेयर इनके साथ इशू था, फिर शुरू से शौक था। फिर कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन हो गई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहे, फौजी फर्टिलाइजर में गए। राइट नाउ आई एम सर्विंग इन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, बट आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माय डिपार्टमेंट हियर, आई एम नॉट इन ऑफिशियल कैपेसिटी हियर। मतलब मैं पर्सनल अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हूँ। जो मेरी पर्सनल एजुकेशन है, जो मेरी एक्सपीरियंस है और जो मेरी रिसर्च है, इंशाल्लाह आपसे इस प्रोटोकॉल में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली। मुमताज साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत उरूज पर है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। बहुत स्टार्ट से हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो कहीं ना कहीं बाइस बन जाती है हमारी प्राइवेसी लीक होने में, तो थोड़ा इस बारे में बताइएगा। देखें, इंसान को ना जब भी हम जिस जमाने में हैं उसमें जीना पड़ेगा। मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता हूँ अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को जो होते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, कि आज से 25 साल पहले अगर हम चले जाएं, 2025 में हम रहते हैं, तो उस जमाने में मोबाइल जो थी वो लग्जरी थी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ का जमाना था और नए नए ये टेली कम्युनिकेशन कंपनीज आ रही थी। फीचर फोन हुआ करते थे और हम इनको यूज करते थे। और जिसके पास फोन था वो या तो लग्जरी थी या तो उसकी नीड अगर थी, कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है उस जमाने का, तो उसको नीड थी। पर आज के हम जिस दौर में रहते हैं, आज जो स्कूल गोइंग बच्चा भी है वो भी फोन रखता है। बट द थिंग इज दैट कि हम इस फोन के बारे में अवेयर नहीं है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स का है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक आपकी छुरी है, हम अपने घर के जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही छोटे हैं उनको छुरी, चाकू या कोई वेपन इस तरह की चीज या कोई दवाई, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं देंगे जो हार्मफुल हो। पर हम मोबाइल उठा के दे देते हैं कि वो बच्चे हमारे जो है ना बेबी शार्क डू 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 ये वाले कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं। द थिंग इज दैट कि हम जो बड़े हैं हम खुद ही अवेयर नहीं है कि इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एक छोटी सा एग्जांपल, अगेन दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि जो भी फोन यूज कर रहा है, स्मार्टफोन जिसके हाथ में है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे होगा। पर उनको ये नहीं पता कि फेसबुक और व्हाट्सएप कर क्या रहे हैं। हमारी जो डेली बेसिस का रूटीन है वो किस तरह नोट कर रहे हैं। फेसबुक पे जाके आप अगर सर्च करें गूगल में कि ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो आप उसकी सेटिंग में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक ये भी मॉनिटर कर रहा होता है कि आप फेसबुक के अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए वो यूज कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर हैबिट्स ऑफ यूजिंग डिफरेंट एप्स, डिफरेंट वेबसाइट्स। उससे वो बेसिकली वो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जो उनको पैसे दे रहे हैं। तो हम ये अवेयर नहीं है, हमारे बड़े भी अवेयर नहीं है, हमारे छोटे भी अवेयर नहीं है।
ये एक ऐसी चीज है जो वाकई आपने सही कहा कि हर किसी को पता नहीं होता कि आप अगर ऑफलाइन जाके अपनी एक्टिविटी देखें तो फेसबुक आपकी सारी की सारी एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा है एक तरह से कि आप क्या कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से भी होता है कि हम कभी कहते हैं कि मैं अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि मैंने शूज लेना है, थोड़ी देर बाद हमारी स्क्रॉलिंग में वही प्रोडक्ट आ रहा होता है। इसकी क्या साइकी है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेटा जो है वो हमारे माइंड के साथ प्ले कर रहा है, हम जो अपने दिमाग में सोचते हैं वो हमारी स्क्रॉलिंग में आ जाता है। ये क्या साइंस है? देखिए कोई मैजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी साइंस है। हम जो सोच रहे होते हैं वो अक्सर हम बोल भी रहे होते हैं, और हम बोलने के अलावा उसको सर्च भी कर रहे होते हैं शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर। हम जब इन चीजों को देख रहे होते हैं तो बेसिकली वो सारे डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, वो आपका लैपटॉप हो, आपका टैबलेट हो, वो आपके टीवी हो, आजकल जो आपके सिंपल से टीवी जो हैं वो भी वॉइस कमांड पे हैं, प्लस आपके जो डिवाइसेस हैं, स्पेशली आपकी जो स्मार्ट वॉचेस हैं, हर एक डिवाइस जो है ना जिसमें लिसनिंग के फीचर्स हैं, बेसिकली जब वो लिसन कर सकते हैं तो आपको समझ सकते हैं। समझने का मकसद सिंपल ये है कि वो डेटा अपने सर्वर पे शेयर कर रहे हो। तो सिंपल टर्म्स में अगर समझाना चाहूँ, वो शेयर करते जा रहे हैं, और जो फ्रेज मैच कर रहा होता है किसी प्रोडक्ट से, तो वो उनको एक ट्रिगर मिल जाता है कि हाँ ये यूजर जो मुमताज है वो आईफोन को बड़ा सर्च कर रहा है, वर्दा जो है वो सना सफीनाज को बड़ा सर्च कर रही है, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट। तो जब वो टारगेट मैच होता है तो उससे वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई इस यूजर को ये एडवर्टाइजमेंट में शो कर सकता हूँ। सिर्फ हमारे बोलने से नहीं, दूसरी चीज है कि हमारे ट्रेवल एक्टिविटीज से भी हम वो टारगेट कर रहे होते हैं। अगर मैं बार बार जो है कबाब जी फ्राइड चिकन पे जा रहा हूँ तो मुझे गूगल मैप उठा के बोलता है कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, इसका रिव्यू दे रहे हैं। दैट मीन्स कि उसे पता है कि मैं किस टाइम पे कहाँ पे जा रहा होता हूँ। अब एक छोटी एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको। किसी के पास स्मार्टफोन है, वो सोशल मीडिया यूज नहीं भी करता, तो एक दूसरी एप्लीकेशन है कैमरा की जो हर एक यूजर यूज कर रहा होता है, बड़ा हो बूढ़ा हो कोई भी हो। अब हर एक कैमरा में, स्मार्टफोन्स में आपका एक फीचर होता है जियो टैगिंग का। जियो टैगिंग बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्टोर कर रहा होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम पिन पॉइंट कर रहे होते हैं जो गूगल मैप है या इस तरह की जो भी एप्लीकेशन है, नेविगेशनल एप्लीकेशन है। तो अगर आपकी वो सेटिंग ऑफ नहीं है और बाय डिफॉल्ट ऑफ नहीं होती, तो जब भी हम कोई पिक्चर ले रहे होते हैं उसका मेटा डेटा, मतलब अगर नॉन टेक्निकल लोग हैं तो उसकी जो डेटा है उसके भी बारे में जो डिटेल्स हैं, उस पिक्चर के बारे में जो डिटेल्स हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो हिडन होती है, नॉर्मल नहीं, नेकेड आई को अवेलेबल नहीं होती, एक आम यूजर को नहीं देख पाता, उसमें वो स्टोर हो जाता है कि पिक्चर कहाँ ली गई। लेट्स से अगर कोई बंदा, मैं या वर्दा जो है वो ज्यादातर पिक्चर्स ले रहे हैं तो ये हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो वो डेटा एनालिसिस से पता चल जाता है, सिंपल चीजों से पता चल जाता है कि वर्दा या मुमताज जो है कहाँ पे पिक्चर लेता है, किस एरिया में पिक्चर लेता है, किन टाइम्स में पिक्चर लेता है, किन लोगों के साथ पिक्चर लेता है। तो ये जब डेटा इनके पास स्टोर हो जाता है, वो साइको एनालिसिस कर सकते हैं कि मुमताज किस तरह का बंदा है, अलॉन्ग विथ वो क्या खाता है, वो क्या क्या पहनता है, कहाँ जाता है। तो ये सारा जब डेटा को वो कैच कर लेते हैं। साइंस तो बेसिकली यही है ना कि आपके पास जितना ज्यादा डेटा आएगा उतना ज्यादा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये दूसरे के बारे में, उसकी साइकी के बारे में, उसकी डूज एंड डोंट के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। और समटाइम्स हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर रहे होते हैं तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है और एक ऐसा साइन आ रहा होता है जिसपे क्लिक्स हो रहे होते हैं और हम उसे ओके करते हैं। उसमें आपका माइक्रोफोन है, उसमें आपका कैमरा का एक्सेस है, उसमें बहुत सारी चीजें। लेट्स सपोज हमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, व्हाट्सएप डाउनलोड करने से पहले उन्होंने कुछ अपनी एक, मुझे वो वर्ड कहना नहीं आ रहा, कि अपनी एक डिटेल्स वो दे देते हैं, आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकती है। इट्स मीन दैट कि हम वो पूरा एक्सेस उस सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं कि आप हमारी पिक्चर्स का भी एक्सेस ले सकते हैं, आप हमारे माइक्रोफोन्स का भी एक्सेस ले सकते हैं। तो इसी तरह आई थिंक कि कंपनी लोगों का डेटा ग्रैब कर रही है। देखिए वो लाइसेंस एग्रीमेंट जो होता है ना, जिसको हम अगर साइन नहीं करते तो हम वो एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, पर सवाल ये है कि हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं इस चीजों के। एक होती है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत, नेसेसिटी, नीड एंड नेसेसिटी। दूसरी है एडिक्शन। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जिन्होंने आंख खोलते ही टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स देखे हैं, तो वो तो इतनी एडिक्ट हो चुकी है कि वो तो जो है वो इनके बगैर रह ही नहीं सकते। मैं अपनी घर की मिसाल देता हूँ। मेरी 17 साल की नीस है, बहन की बैठी है। अब गांव का एक बार प्रोग्राम चल रहा था तो हम प्लान कर रहे थे चलें, तो छोटी थी उस जमाने में, वो 12-14 साल की होगी उस टाइम पे। तो उसने कहा मैं नहीं जा रही। हमने पूछा क्यों? कि वहाँ पे वाईफाई नहीं चलता। राइट नाउ बच्चे जो हैं वो बगैर वाईफाई के, उनके लिए सर्वाइवल जो है वो करना एक नामुमकिन सी बात हो गई है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और ज्यादातर रुझान बच्चों का इस तरफ आ गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो रो रहे हैं तो पेरेंट्स उनको मोबाइल उठा के दे देते हैं। पूरा पूरा दिन, आजकल स्कूल्स की छुट्टियां चल रही हैं, पूरा पूरा दिन बच्चे मोबाइल में और कोई अदर एक्टिविटीज नहीं है। देखिए, इस वजह से मोबाइल की वजह से जो हम एक दूसरे साइड पे आ रहे हैं, तो हमारी फिजिकल फिटनेस भी हार्म हो रही है। हार्म हो रही है। आप ऑफिस में जाते हैं तो एक कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ बैठे होते हैं, आप घर पे आते हैं तो अगेन ऑफिस का काम करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ बैठे होते हैं। मैं इस वक्त रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी यूरोप की रिसर्च एजेंसी ने उसका किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो स्कूल में अर्ली जो प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है वो एक फेलियर किया है, क्योंकि बच्चे वो टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करने में लग जाते हैं, उनको जो लर्न करना है वो लर्न नहीं कर पाते। तो उस नतीजे में उन्होंने क्या किया कि एक स्कूल क्लासरूम से जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें वो रिमूव कर सकते थे उन्होंने रिमूव कर दी। उन्होंने कहा वो चौक और पेंसिल्स पे आ जाओ, ताकि आपका जो फिजिकल इंटरेक्शन हो टीचर का, स्टूडेंट का, और क्लासरूम का वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए तो उसे कैसे पता चलेगा? कोई ऐसे एक अर्ली साइन होता है जिससे आपको क्लिक हो जाता है कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब कि कुछ हैकिंग का सिस्टम तो नहीं हो गया? बहुत सारे लोग कुछ ओवर कंसर्न होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, किसी हद तक होना भी चाहिए पर ओवर कंसर्न नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ना वो मल्टीपल तरीकों से हो सकता है। बेसिक जो चीज यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में होती है वो एक्चुअल हैकिंग होती है। मैं यहाँ पे क्लियर करता चाहूँ, जो एक्चुअल हैकिंग होती है ना उसमें यूजर को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी। जो एक्चुअल हैकिंग होती है, हमारे यहाँ क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग क्या होती है? एक सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है कि जैसे मुझे वर्दा से एक पासवर्ड निकलवाना है उसकी फोन का, तो उसी को मैं बातों में उलझाऊं, बोलूं कि वर्दा आपका क्या बर्थ डेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं गैस कर लूं कि वर्दा का पासवर्ड क्या हो सकता है, और मैं अटेम्प्ट किया। ये बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि नफ्सियात के साथ खेलना, इंसान की साइकी के साथ खेलना। हैकिंग जो है ना, हैकिंग इस तरह है कि आप कंप्यूटर से यूज करते हैं कंप्यूटर को टारगेट करने के लिए। मुझे नहीं पता कि वर्दा के फोन का पासवर्ड क्या है, पर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज करूं, कोई टूल्स यूज करूं, वर्दा के फोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दूं, वहां पे कोई क्रैकिंग का सॉफ्टवेयर हो और जो उसको क्रैक करके मुझे बता दे वर्दा के सिस्टम का पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये मैं बेसिक लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ ताकि आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाए। हैकिंग हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम होती है, इसके कोई इतना हाई स्केल पे होती नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर होती है तो वो अगले बंदे को पता नहीं चल सकता कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, जब तक वो कंप्रोमाइज उसको लॉस ना हो, जब तक उसको लॉस ना हो। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दो ही मेन आपके प्लेयर हैं जो कि साइबर स्पेस में एक अच्छी चीज, अच्छी एग्जिस्टेंस रखते हैं। एक है हमारी बैंकिंग सेक्टर, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बेहतरीन सिक्योर है, ऐसी कोई हमें रिसेंटली कोई कंप्लेन नहीं मिली, ना ही हमने सुना है कि कोई इस तरह का कोई इशू आया है बैंकिंग सेक्टर में। और दूसरा हमारा टेलको और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो हमारे चल रहे हैं, ये जो सिम्स हमें ऑफर कर रहे हैं, ये है ये हमारे जो हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि सब स्पेस में। और दोनों तरफ से हमें कोई इतना कंप्लेन नहीं है कि हमने नहीं सुना, कोई न्यूज नहीं आई ऐसी की कि इनको कोई इशू आया हो। अच्छा, बाकी जहां तक हैकिंग का, क्रैकिंग का इशू है, सोशल इंजीनियरिंग का इशू है, तो वो तो मैं समझता हूँ कि आपके ऑडियंस में हर दूसरा बंदा जो होगा उसका विक्टिम होगा। आपको कभी कॉल आई होगी, हम बच्चे थे तो सवा मैसेज करती थी कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे 50 रुपए का लोड करवा दो। तो आजकल जो होता है कि वो डिफरेंट तरीकों से जो स्कैमर्स हैं वो आपको एंगेज कर रहे होते हैं। या तो आपको यही कहेंगे कि मेरी गलती से आपके पास पैसे आ गए हैं, मुझे कोड बता दें, या कहेंगे कि मैं आपका डिलीवरी बॉय हूँ, कोई पैकेज आया है, मुझे कोड बता दें। तो जब आप कोड बताते हैं हड़ाउड़ी में, आपको नहीं पता चलता कि आप क्या बता रहे हैं, बेसिकली वो आपका जो है ना व्हाट्सएप का अकाउंट का ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट हैकिंग, अगेन दिस इज क्रैकिंग। व्हाट्सएप की जो फीचर है इस वक्त राइट नाउ, वो ये कहता है कि आपने अगर नया फोन लिया है, फोन चेंज किया है और अपने नए फोन पे जो है व्हाट्सएप मूव करना है, तो आपके पुराने फोन पे जिसपे व्हाट्सएप चल रहा है उस पे एक आता है कोड, वो व्हाट्सएप ट्रांसफर कोड आता है और वो वार्निंग भी दे रहा होता है कि भाई ये व्हाट्सएप ट्रांसफर कोड है, आप अगर दूसरी फोन में ले जाना चाह रहे हैं तो ये अपने पास ही रखिएगा और किसी को बताइएगा नहीं। पर हमें कॉल आ रही होती है, स्कैमर हमें एंगेज कर रहा होता है, हमारी नफ्सियात के साथ खेल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपका पार्सल आ गया है, मैं पाकिस्तान आर्मी से बात कर रहा हूँ, आपकी मीजान बैंक से बात कर रहा हूँ। डिफरेंट तरीकों से वो ट्रैप करना चाह रहे होते हैं ना बेसिकली। या कभी कभी लिंक शेयर कर देते हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपकी पिक्चर्स हमने यहाँ पर देखी हैं, अगला बंदा बोलता है कौन सी पिक्चर्स, इस लिंक पे क्लिक करें आपको पता लग जाएगा। तो वो इस तरीके के भी बहुत सारे केसेस आए हैं। अगेन यहाँ पे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का यूज है, पर मिस्टेक जो है ना विक्टिम की होती है, वो उस लिंक के चक्कर में, वो शेयर करने के चक्कर में आ जाता है, वो डर में होता है, खौफ में होता है, किसी भी इमोशन की वजह से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर बैठता है
और पता चलता है कि वो व्हाट्सएप जो है ना वर्दा का मुमताज यूज कर रहा है और मुमताज जो है ना सबको मैसेजेस कर रहा है कि मैं वर्दा हूँ, मैं किसी इमरजेंसी फंस गई हूँ और मुझे 50,000 भेज दें। 4 लोगों ने भेज भी दिया। अब जब तक वर्दा को रियलाइज हो या कोई इसको कॉल करे नंबर पे, तब तक वर्दा को पता भी नहीं चलेगा। दिस इज द थिंग। दूसरी चीज ये है कि आप अपना अगेन जैसा व्हाट्सएप का कोड दे दिया आपने, कोई बैंकिंग क्रेडेंशियल अपने दे दिए, तो आप लेट्स अज्यूम कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपका डेटा ऑफ है या वहां पे मैसेजेस नहीं आ रहे, और जब तक आपको पता चले कि वो स्कैमर ने आपकी पर्टिकुलर्स यूज करते हुए आपके बैंकिंग अकाउंट्स में इंटर हो गए और उन्होंने शॉपिंग कर दी, उन्होंने कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, उन्होंने आपका अकाउंट खाली कर दिया। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सुना है लोगों से, जो मैंने चीजें देखी हैं, हैकिंग कम है, क्रैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है। अच्छा मुमताज, मुझे बताइएगा कि कंपनीज हमारे डेटा को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रही होती है और वो इस डेटा का इस्तेमाल किस किस तरह से कर रही होती है? देखें, एक हमारे यहाँ अगर साइंस के फील्ड में एक कहेंगे कि 21st सेंचुरी का जो ऑयल है ना वो डेटा है। जिस तरह हमारे 20th सेंचुरी में ऑयल जो थी वो एक ब्लैक गोल्ड था और हर चीज ऑयल पे डिपेंडेंट थी। तो 21st सेंचुरी में ऑयल से ज्यादा वैल्यू जो है डेटा की है। अगर आप न्यूज वगैरह टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, कुछ अर्सा पहले कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से एक स्कैंडल हुआ था जिसमें यह था कि फेसबुक ने हमारा डेटा बेचा था जानते बूझते एक कंपनी को जिसका नाम कैम्ब्रिज एनालिटिक्स था। और वो क्या कर रहे थे, वो लोगों की अगेन साइकोलॉजी को देखते हुए पुश कर रहे थे यूएस इलेक्शन को एक डायरेक्शन में किसी के फेवर में। अब एग्जैक्टली मुझे वो डिटेल्स याद नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। तो थिंग इज दैट के अगर मुझे इतना ज्यादा डेटा पता है किसी के बारे में भी, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, और जिसकी बेसिस पे मार्केटर्स मुझसे रब्ता करेंगे। सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, जिसने कोई चाय बेचनी है, जिसने कोई पानी बेचना है, जिसने कोई किताब बेचना है, जिसने कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, तो उसको अपनी टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। अब जिसको किताब बेचना है और वहां पे उसको हमें कह दूंगे मार्केटिंग करने जाओ वहां पे जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, किसी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, तो उसके लिए वो फजूल है। तो जिस दौर में हम रहते हैं वहां पे टारगेटेड मार्केटिंग होती है और कंपनीज को चाहिए वो लोग जो कि उसके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। और सोशल मीडिया से बेहतरीन जो है ना टारगेटेड प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली हमारा डेटा यूज हो रहा होता है मार्केटिंग के लिए। राइट नाउ मुझे भी एसएमएस आ रहे होते हैं, मैं फेसबुक सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। मुमताज भाई पुराना एसी दे दें और नया एसी ले लें, या मुमताज भाई वो घर के जो मसाइल हैं वो कर लें। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से किसी ना किसी तरीके से डेटा लीक हुआ है। और ना सिर्फ डेटा लीक हुआ है कि मेरी पर्सनैलिटी और मेरी चीजें भी शेयर हुई हैं कि मैं ऐसी ढूंढ रहा हूँ और मेरा नाम मुमताज है। तो जितना हम ज्यादा इन्वॉल्व हैं सोशल मीडिया पे, जितना हम ज्यादा अपनी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उतना हम इनसिक्योर होते जा रहे हैं। हमारा डेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मेरे साथ तो ऐसा बहुत दफा हुआ है। ज्यादातर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे होते हैं, मिस वर्दा आप ये वाला प्रोजेक्ट लेंगी, अब मतलब मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? तो आई मीन, और इस तरीके से मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, उनके नए प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं जिनसे कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा, किसी कंपनी से वास्ता नहीं पड़ा, और उन लोगों से मैंने आज तक बात नहीं की होगी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और कंपनीज ऐसी हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसी कैंपेन्स भी चलाई। एक दिन मैसेज आया, वर्दा घर में चोरी हो गई है। डायरेक्ट मैसेज इस तरीके से आया एक अनऑफिशियल नंबर से, और शायद वो किसी कंपनी का वो कोड होगा, वर्दा घर में चोरी हो गई है। अब मैं एक जगह बैठी हुई थी, मैंने देखा घर में, मैं थोड़ी देर के लिए ना कंफ्यूज हो गई, अनकॉन्शियस हो गई कि वाकई कुछ ऐसा है। फिर मैंने दूसरे दिन दोबारा मैसेज आया, वो उस कंपनी की मार्केटिंग टेक्स्ट थी। उसके बाद भाई चोरी नहीं हो गई, आपका ये वाली चीज ऐसी होगी, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा राइमिंग वर्ड्स में उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये मार्केटिंग इस तरीके से भी हो रही है। एक तो आपका डेटा भी लीक हो रहा है और प्लस वो आपको इस तरीके से थ्रेट वाली मार्केटिंग भी कर रही है। इंसान जहां पे है ना, तो वहां पे साइकोलॉजिकल का बड़ा यूज है। हम जिस तरह मार्केटिंग डेटा और सारी चीजों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज कहलाती है ह्यूमन कॉग्निटिव बायस। इसका जिक्र करना आपकी ऑडियंस को समझाना बड़ा मैं जरूरी समझता हूँ इस टॉप पॉइंट पे। देखिए, जहाँ पे इंसान है वहाँ पे नफ्सियात तो आएगी, और हर इंसान की नफ्सियात वेरी करती है, पर बेसिक कुछ इमोशंस है वो हर ह्यूमन पाए जाते हैं। वो डर है, वो खौफ है, वो लालच है। साइकोलॉजी में ये जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कॉग्निटिव बायस, इसकी थ्योरी सिंपल ये है कि जिस तरह किसी भी मशीन में फ्लॉज हैं, उस तरह इंसान की ये जो हमारा प्रोसेसर है, ऑर्गेनिक प्रोसेसर है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। अब मेरे सामने एक छोटी सी मशीन पड़ी हुई है, माइक। इसका काम है मेरे आवाज को रिकॉर्ड करना और जो डिजिटल डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है वहां पे ये वॉइस पहुंचाना।
अगर इसमें फ्लॉ आ जाता है तो वो शायद आवाज मेरा नहीं पहुंचा सकती। तो एक सिंपल मशीन है, सिंपल काम है और सिंपल फ्लॉ है। तो इसी तरह से माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि इंसान की जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सलाहियत है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ह्यूमन कॉग्निटिव बायस। सिंपल मैं वेज में समझाता चाह रहा हूँ आपको। एक फ्लॉ का नाम है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट की सिंपल थ्योरी सी ये है कि लोग जो है ना फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को। आप कोई परचेजिंग करने जाएंगे, कोई मूवी देखने जाएंगे तो रिव्यूज देखेंगे, उसकी रेटिंग देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं लोग किस चीज को फॉलो करते हैं, हम उसको उसके पीछे चले जाते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल है, कोई भी कराची का पुल ले लें, वहां पे बाइक लेके जाएं आप, अगर बीच में रोक देंगे ना और खड़े होकर नीचे से देख झांकने लगे तो विद इन 10-20 मिनट्स पुल जाम हो जाएगा। क्यों? कि लोग ये नहीं देखेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग देखेंगे बस कुछ हो रहा है तो उस ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे और किसी को नहीं पता होगा कि पुल के नीचे क्या हो रहा है, बस वो एक बंदा झांक रहा है, 10 बंदे उसको फॉलो करते रहेंगे। फॉलोइंग द ट्रेंड इज कॉल्ड बैंडवैगन इफेक्ट। अगेन यहाँ पे ह्यूमन साइकी है कि हमारे कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के फ्लॉज है। दूसरी एग्जांपल है फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट की थ्योरी ये है कि हम अपने अल्फाज को जिस तरह फ्रेम करते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है इंसान की साइकोलॉजी पर। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके वालिद गिरामी एक फ्रेम है अल्फाजों का, और तेरा बाप ये भी एक फ्रेम है अल्फाजों का। दोनों बात एक ही कर रहे हैं, पर एक जो फ्रेम है वो रिस्पेक्ट का है, दूसरा जो फ्रेम है वो गाली बदतमीजी का है। तो अगर मैं सीरियस होकर किसी को कहूँ एक फ्रेम में तो मुझे वो शायद इज्जत देगा कि यार मेरी बड़ी तारीफ कर रहा बाकी। दूसरे फ्रेम में कहे भाई क्या बिगाड़ा है मेरे वालिद गिरामी ने आपका, और जो आप गालियां दे रहे हो उनको कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट फ्रेम्स हैं और दोनों फ्रेम्स का डिफरेंट इम्पैक्ट है इंसान की नफ्सियात पे। किसी को चलते हुए अगर कोई कह दे तो लड़ाई हो जाएगी। थर्ड थिंग जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी स्कैम्स और इन सारी चीजों की वजह से, वो है आपका एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इंसान को जो पहली इंफॉर्मेशन मिलती है किसी कॉन्टेक्स्ट में, वो एक एंकर सेट कर देती है। एंकर कि एक नेवल वेसल्स में हम मूवीज में देखते हैं कि एक बड़ा सा जंजीर के साथ होता है, एंकर होता है, वो जो जहाज होते हैं दरिया के समंदर के, वो उसको गिरा देते हैं और वो लंगर अंदाज करने में उसको जहाज की मदद कर रहा होता है। तो एंकरिंग इफेक्ट की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान को जो इंफॉर्मेशन मिलेगी इनिशियल, वो जो है उस पर फिक्सिएट होता है और जो उसका थॉट प्रोसेस होता है वो उसी के अराउंड घूम रहा होता है। आप किसी मॉल में जाएं, किसी मार्ट में जाएं, किसी बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे एक प्रोडक्ट है, कोई आईफोन है, कोई दूसरी कोई प्रोडक्ट है, उस पर बड़ा सा लिखा होगा 50,000, फिर क्रॉस लगा होगा 45,000, फिर क्रॉस 2-3 क्रॉस के बाद वो जो है ना आपको 20-25 हजार में प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो इस तरह की जो मार्केटिंग होती है उसका मकसद ये होता है कि आपके माइंड में ये चीज का एंकर सेट करना कि ये जो प्रोडक्ट है, लेट्स से कि ये माइक जो है 50,000 की है, आपको डिस्काउंट के बाद 25,000 की मिल रही है। अब जो मेजॉरिटी ह्यूमन साइकी है वो ये मान लेती है कि ये प्रोडक्ट, ये जो माइक है 50,000 की है और ये मुझे 25,000 जो है डिस्काउंट के बाद 25,000 की मिल रही है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो हर चीज को क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार आया ये 50,000 की है या नहीं है, तो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे। तो स्कैम में, सोशल इंजीनियरिंग में जिस तरह हमने अभी एग्जांपल ली कि आपको कॉल आती है कि नंबर दे दें, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, एफआई से बात कर रहा हूँ, या मैं जो आपका डिलीवरी देने आए हैं, तो बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं पहली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो हमारे माइंड में एक एंकर सेट करती है। तो एंकर सेट हो गया कि यार डिलीवरी बॉय है। हम ये क्वेश्चन नहीं करते कि यार मैंने तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं मंगाया, मेरे लिए क्या है कौन सी डिलीवरी आई, या हम ये क्वेश्चन नहीं करते भाई किसने प्रोडक्ट भेजी है, जो पार्सल आया कहाँ से आया है। और आप अगर बैंक से बात कर रहे हो तो मोबाइल नंबर से क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर बैंक का नंबर भी है तो उसमें 00 क्यों है, एक्स्ट्रा कोड क्यों है। तो ये जब हम क्वेश्चन नहीं करते तो ये बेसिकली वही एंकर सेट हो जाता है हमारे माइंड में कि हाँ ये बैंक वाला ही है, हाँ ये प्रोडक्ट वाला ही है। अच्छा मुमताज, थोड़ा सोशल मीडिया की प्राइवेसी के ऊपर बात करते हैं कि यूजुअली हम 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन लगा लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो वाकई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपका अकाउंट सिक्योर है या इसके बावजूद भी आपको खतरा है कि भाई आपका अकाउंट हैक हो सकता है? देखें, अकाउंट अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट से इन चीजों की बात कर रही हैं तो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना भी लगाएं तब भी आपका अकाउंट सिक्योर है, अनटिल अनलेस आप हर जगह पे लॉगिन नहीं करते। और आप स्पेशली पब्लिक एरियाज में जो फ्री वाईफाई अवेलेबल होते हैं अक्सर लोग उनको कनेक्ट कर देते हैं। वहां पे एक मैन इन द मिडल अटैक होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। बेसिकली वो फ्री वाईफाई जो है ना वो आपकी सारी की सारी चीजों को लिसन कर रहा होता है, आपकी की स्ट्रोक्स को लिसन कर रहा होता है, आपको समझ रहा होता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है, क्या टाइप किया है। अच्छा। तो पब्लिक स्पेस को अवॉइड करें।
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओपन कर दें, अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते तब भी कोई इशू नहीं। मैं आपकी बात को कनेक्ट करना चाहूंगी कि यूजुअली हम किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे फ्री वाईफाई मिल रहा होता है, तो इट्स मीन दैट कि फ्री वाईफाई के चक्कर में हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपका फ्री वाईफाई जो है ना वो लिस्टिंग एक डिवाइस की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है तो आप इसको सिंपली गूगल करेंगे कि मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। मैन इन द मिडिल अटैक ये होता है कि मेरा मोबाइल है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक फ्री वाईफाई से। वो फ्री वाईफाई जो दिखने में मुझे फ्री वाईफाई है, बेसिकली मैं जो भी उसको मैसेज भेज रहा हूँ वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके बाद वो इंटरनेट की तरफ भेज के मुझे अपना रिप्लाई दे रहा है। माय गॉड, आई मीन दिस इज डेंजरस। फ्री वाईफाई पे तो बिलीव ना करें। मैं अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो कहते हैं कि अक्सर क्या करते हैं स्कैमर्स और हैकर्स जो बिल्कुल आपके सिस्टम्स को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, वो जो है ना छोटी मोटी यूएसबी ना फेंक देते हैं एयरपोर्ट्स पे इधर उधर। और आपने यूएसबी जैसे ही कनेक्ट की ना अपने डिवाइस की लैपटॉप के साथ, तो वो वहां से अपनी सारी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे और अपने सर्वर को भेजेंगे। उस हो सकता है आपके अकाउंट में अक्सर लोग अपने ब्राउजर्स में जो है ना बैंकिंग डिटेल सेव कर लेते हैं, यूजर एंड पासवर्ड सेव कर लेते हैं, और उनके साथ वो क्रेडिट कार्ड कनेक्ट होता है, तो इसके इस तरह भी फंस जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। तो वो इस हद तक हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट मना करते हैं कि आपको अगर फ्री कोई चार्जिंग पोर्ट मिल रही हो ना उस पर भी कनेक्ट ना करें। वो चार्जिंग पोर्ट के पीछे भी कुछ मेलवेयर इंस्टॉल होते हैं। जैसे ही आप चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट करते हैं अपने फोन के साथ, आपको कुछ पता भी नहीं होता, वो आपके फोन में मेलवेयर आ जाता है। यूजुअली एयरपोर्ट्स पे भी होता है, एयरपोर्ट्स पे, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे। आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, अपने चीजों में भरोसा करें। किसी फ्री चार्जिंग पोर्ट पे, किसी फ्री वाईफाई पे कभी भरोसा ना करें। सुन ले भाई, किसी भी फ्री वाईफाई पे आप लोगों ने भरोसा नहीं करना है। यूजुअली आप सब जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट पे या किसी के घर पे भी, या किसी मॉल में भी आप जा रहे हैं, तो वहां पर बड़े खुशी का इजहार कर यार फ्री वाईफाई आ रहा है, तुम भी चलाओ तुम भी चलाओ। भाई फ्री वाईफाई इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा, तो थोड़ा सा एहतियात करें। अच्छा, मुझे मुमताज बताइएगा कि आप कोई रीसेंट एक्टिविटी या क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग स्कैम का एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जो आपकी रियल लाइफ में हुआ हो? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो हर वक्त चेंज होती रहती है। मैं एग्जांपल हमेशा ये देता हूँ कि हम जब बच्चे थे, आज भी अगर आप सदर में चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो 5 रुपए 2 रुपए में टीवी और वॉचेस और इस तरह की चीजें बेच रहे होते हैं। इंसान के साथ खेलना है, इंसान की नफ्सियात के साथ खेलना है। इस वक्त जो हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एआई का बड़ा बूम आया हुआ है और हर चीज जो है ना वो एआई के ऊपर जा रही है, तो स्कैम भी एआई पे जा रहे हैं। मैं एक यूएनओडीसी की रिपोर्ट देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, के जो साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, बर्मा, भूटान, म्यांमार, ये जो कंट्रीज हैं, 7-8 कंट्रीज हैं, सिर्फ इन कंट्रीज में जो कम्युलेटिव स्कैम हुआ है 2023 के साल में, वो 17 से 30 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। क्यों? ये रिपोर्ट कहती है कि उसमें एआई और एआई के जो टूल्स है, जनरेटिव एआई के और दूसरे जो टूल्स हैं वो यूज किए गए थे। तो रिसेंट में एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैंने, अपनी एक रिसर्च पब्लिकेशन भी रिसेंटली पब्लिश की थी कि एआई जो है वो क्रिमिनलाइज कैसे हो सकता है, एआई को क्रिमिनल टूल्स के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है। तो मैं 2 आर्टिकल्स पे आया था, बड़े शॉकिंग थे, ऑडियंस भी सुन के शायद शॉक हो जाए। एक इंसिडेंट था इंडिया का। इंडिया में ये हुआ था कि एक बिजनेस टाइकून को कॉल आती है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ सीबीआई ऑफिसर। अगर आप बॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा कि सीबीआई इज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। वो सीबीआई का ऑफिसर बना है, उसको इम्पर्सोनेट करता है और वो वीडियो कॉल पे आ जाता है। उसको मेंटली इतना प्रेशराइज कर देता है कि वो सोचने को, समझने को की सलाहियत खो बैठता है वो बिजनेसमैन। फिर वो उसको कहता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हो, आपने कहीं नहीं जाना, आपने वीडियो कॉल पे रहना है और हमारे साथ रहना है, अभी आपका ट्रायल शुरू हो रहा है। और देखते ही देखते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ट्रायल शुरू हो जाता है उसी वीडियो कॉल में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाता है। ये आप अंडरस्टैंड करें उस सिचुएशन की नजाकत के। फेसेस भी उन्हीं लोगों के हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, और वॉइस जो आवाज है वो भी उन्हीं लोगों की। अगर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है किसी भी मुल्क में, तो गूगल करने से उनकी वीडियोस और उनकी जो है रिसेंट इंटरव्यूज वगैरह आ जाते हैं, तो बंदे कोई शक नहीं रहता कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये वही लोग हैं। और चलते चलाते ये ट्रायल कंप्लीट होता है और 8 पता नहीं 10 लाख डॉलर्स का उसको जो है वो फाइन हो जाता है बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में पे भी कर देता है। ओके, ये एक इंसिडेंट है। दूसरा एक इंसिडेंट है हांगकांग का। हांगकांग सबको पता है कि टेक जाइंट है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे बहुत सारी। एक मल्टीनेशनल कंपनी का वहाँ पे इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे $25 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब ये आपके 2.5 करोड़ यूएस डॉलर्स जो है, उनका एक
कंपनी को रियलाइज होता है कि ये हमारे अकाउंट्स में नहीं है, या तो हमारे साथ चोरी हो गया है, कोई मसला हुआ है, तो जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वॉल्व करते हैं पुलिस को, तो पुलिस कंक्लूड ये करती है कि आपके अकाउंट्स टीम ने कहा था कि अकाउंट्स टीम को कॉल आई थी उनके सीएफओ की तरफ से, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से, वीडियो कॉल, और उसने कहा था इन अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शन कर दो, जिसका टोटल अमाउंट था $25 मिलियन। तो सारे अकाउंट्स टीम को पुलिस ने इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि सारे अकाउंट्स टीम ने यही कहा था कि भाई फलां डेट और टाइम पे हमें सीएफओ ने वीडियो कॉल की थी। जब सीएफओ से पुलिस ने पूछा, उसने कहा था भाई ये तो मजाया सी बात है। पुलिस को बताया गया कि भाई सीएफओ ने अपनी सफाई दी कि उस डेट और टाइम में तो मैं तो अपनी एनुअल लीव पे था और फलां एक आइलैंड पे था जहाँ पे तो इंटरनेट ही नहीं आता, और मेरे पास बोर्डिंग पास सारे एविडेंस हैं। तो पुलिस ने इस बात को कंक्लूड किया कि वो जो वीडियो कॉल थी जिसमें सीएफओ को इम्पर्सोनेट किया गया था, वो बेसिकली एआई से बनी हुई वीडियो कॉल थी, जिसमें वॉइस और फेस सीएफओ का था, पर वो सीएफओ था नहीं। तो जो आप डिसेप्शन की बात कर रही हैं, स्कैम्स की बात कर रही हैं, ये इतने लेवल पर एडवांस हो चुका है कि रिसेंटली मैं देख रहा था कि एफबीआई ने, जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूएसए का, उसने एक पब्लिक वार्निंग दी है, एडवाइजरी दी है कि जो आम पब्लिक है वो किसी ऐसी कॉल पे भरोसा ना करे जो कि वीडियो कॉल ही क्यों ना हो, जो आपके अपने डीप फेक हो गया ना, जो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से हो, और डीप फेक की हो सकती है, क्योंकि डीप फेक और ये इतनी एडवांस हो चुके हैं कि आपके प्यारों को, अजीजों को आपकी आवाज भी और शक्ल भी इम्पर्सोनेट कर सकता है। मुमताज, मुझे बताइएगा, क्या एआई साइबर थ्रेट्स डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है, या ये खुद एक थ्रेट बन गया है लोगों के लिए? देखें, जब भी कोई टूल बनता है ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जो डायनामाइट है आज एक वेपन के तौर पे यूज होता है। जो डायनामाइट बना था और जिसको बंदे को नोबेल प्राइज मिला था, उसने डायनामाइट इस तरह से बनाया था कि कोल माइंस में मजदूर जाते हैं और वो माइनिंग करते हैं और कोल निकालते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम डायनामाइट बनाएं और डायनामाइट हम डाल दें माइन में, और ये माइन पूरी की पूरी फट के बाहर आ जाए। बिल्कुल उसको गोल्ड इनाम मिला था। अब ये तो यूजर के ऊपर है। एआई टेक्नोलॉजी है जो आपको ऑफर कर रही है ऐसी चीजें, ऐसी एफिशिएंसी, ऐसे एनालिटिक्स, ऐसे इनसाइट्स डेटा के बारे में जो पहले मशीन के लिए करना मुश्किल थी। अब हमारा यूज है इसके ऊपर, हम उसको इफेक्टिवली यूज करते हैं या क्रिमिनल यूज करते हैं। क्रिमिनल यूज तो मैंने आपको बता दिया, इफेक्टिव यूज भी है, एआई के बहुत सारे यूज हो रहे हैं। जो आपको लगता है वाकई के आगे का जो दौर है एआई रिप्लेस कर देगा इंसानों को? देखिए, ये तो कहना अभी कबल वक्त है, पर ये जब एआई और कंप्यूटर्स थे भी नहीं। एलन ट्यूरिंग जो है हमारे यहाँ मशहूर है कि फादर ऑफ एआई और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। 1950 में जब 1939 से लेकर 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर बन रही थी, तो जर्मन के पास एक मशीन थी जिसका नाम था एनिग्मा, जो अपनी कम्युनिकेशन को, मिलिट्री कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करते थे। तो उस जमाने में उसने एक टेस्ट दिया था, ट्यूरिंग टेस्ट, और उसका पेपर था इमिटेशन गेम के नाम से। उसने उस वक्त थ्योरी दी थी, एक जमाना ऐसा आएगा कि मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन कैपेबिलिटी को सरपास करेंगी। पर राइट नाउ जहाँ पे हम अब तक बैठे हुए हैं, मशीन हमारी कैपेबिलिटी से सरपास नहीं कर सकती। कुछ चीजों में वो ज्यादा एफिशिएंट है, पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मशीन में अभी भी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आप क्या कहते हैं कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मैं कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग है मेरी। अल्लाह ने इंसान को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। इंसान से मशीन कभी भी नहीं जीत सकती। जो इंसान की अपनी सलाहियतें हैं उनको मशीन कभी भी सरपास नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। मुमताज, बड़ी गहरी बातें आपने की और बहुत डिटेल में बातें की हैं। मुझे बताइएगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका दिमाग, उनका रुझान साइबर सिक्योरिटी की तरफ आ चुका है कि भाई जितनी ज्यादा इस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को, जैसे एक इमर्जिंग बंदा है, उसने साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कदम रखना है, अब वो किस तरीके से, कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर इस तरीके के कोर्सेज हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में वो वहाँ पर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, और थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। देखिए, आपने अगर साइबर सिक्योरिटी में फीचर बनाना है तो मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं आजकल जितनी भी काम कर रही हैं, दे केयर मोर अबाउट योर स्किल्स। आपके पास डिग्री आ गई, आपको काम नहीं आता, इट डजंट मैटर कि आपके पास कितनी डिग्री है, आप पीएचडी भी हो, अगर आपको काम नहीं आता सिक्योरिटी की फील्ड में तो मजे की बात नहीं है। ठीक है, जिस तरह इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं किसी भी फिजिकल स्पेस में, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट हो गई और आपकी मेडिकल हो गई, इस तरह हमारे आईटी में भी जो सिक्योरिटी की फील्ड है वो भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हर वक्त आपने मॉनिटरिंग में रहना है, चीजें रहनी है, कोई मैसेज हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, आपने रिपोर्ट करना है, और आप अपनी नेटवर्क के स्किल को स्ट्रॉन्ग रखें। अब तो यही आ गई है, प्रोग्रामिंग की चीजें भी इन्वॉल्व हो गई हैं,
तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जो मेन चीज है वो सर्टिफिकेशन है। आपकी बहुत सारी एरिया सर्टिफिकेशन की, कॉम्प्टिया है आपकी, सिस्को है आपके, और भी बहुत सारे हैं, सीसा वाली सर्टिफिकेशन है। तो मीन्स आपके भी करियर में कभी आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी सर्टिफिकेशन और आपके स्किल्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिल्कुल। आप देखें, आईटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि 4 साल की अगर बैचलर्स की डिग्री है ना, जब तक आप 4 साल की डिग्री निकालेंगे ना वो मार्केट में कदम रखेंगे, तब तक वो जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही। आपको अपनी फील्ड में अपडेट रहना है, तो आपने सर्टिफिकेशन पे फोकस करना है, और सर्टिफिकेशन भी टारगेटेड रखना है कि आपने किस तरह पे जाना है, किस ट्रैक पे जाना है, ऑफेंसिव पे जाना है, डिफेंसिव पे जाना है। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे। आप स्टार्ट करें, सिस्को के स्टार्ट कर सकते हैं, कॉम्प्टी के सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आइडिया मिलेगा, तो फिर अब आगे आगे इसी बात को कनेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट के बारे में भी बताती हूँ। जिस पॉडकास्ट में हमने आपको आज इनवाइट किया है कि कनेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और ये इट्स अ कोवर्किंग स्पेस, इट्स अ वर्किंग स्पेस बेसिकली, जहाँ पर आपको 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 स्क्वायर फीट तक ऑफिस अवेलेबल मिलते हैं। और ये बेसिकली ई कॉमर्स और इस तरीके के कोर्सेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं, जो यूथ को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब लेट्स सपोज कि आरजे मॉल है, आरजे मॉल में जितनी भी शॉप्स है उनको भी ट्रेन किया जा रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ई कॉमर्स पर सेल आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज कि भाई कंपनीज इस तरीके के इनिशिएटिव लेने लग गई हैं, अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ी यूथ के बारे में भी सोच रहे हैं ताकि उनको भी किसी तरीके से फायदा हो जाए। मुमताज, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे आ रहा होता है यूके की सिम अवेलेबल है, यूके की सिम अवेलेबल है, या यूएस की सिम अवेलेबल है। आपको पता है कि आजकल यूट्यूबर्स हर कोई बना हुआ है, और टिकटॉक पर लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर की कोई सिम लगाएं तो उसमें यूएस में आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। और लोगों ने अब बहुत ज्यादा इस तरीके से ट्रेंड बना दिया है कि यूके की सिम्स इतनी आसानी से मिल रही हैं कि लोग उस सिम को परचेज करके अपने अकाउंट्स उस पर बना रहे। तो वाकई ये सिक्योर है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? इतनी आसानी से कैसे यूके की सिम्स अवेलेबल हो गई? देखें, ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली चल रही होती है, कोई बंदा जा रहा है आ रहा है, वहां से उसने चीजें ले आया, पर मसला ये कि इतनी बल्क क्वांटिटी में अगर आप लाते हैं तो आपको कस्टम भी चेक करेगा, और इमिग्रेशन पे भी जो है ना आपको इश्यूज हो सकते हैं। देखें, ये एक चीज हो गई। दूसरा फैक्टर है कि अगर आप सिर्फ टिकटॉक को यूज करने के चक्कर में यूज ले रहे हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म को अनलॉक करने के, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उनके फीचर्स, तो अक्सर लोग इस वजह से ले रहे होते हैं कि हमने वो फीचर्स अवेल करने हैं डिफरेंट कंट्री की सिम यूज करके। यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर यही सिम जो है आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी गले का तोप बन सकता है, और FIA ऐसा आपको कभी भी घर पे आ सकता है। द थिंग इज दैट कि क्रिमिनल यूज जब होता है तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी टूल्स आती हैं जिनके थ्रू हम आपको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, और आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक इंटरनेशनल सिम की वजह से हिडन नहीं रह सकती। तो बच के रहें, मिस यूज ना करें चीजों का। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच मुमताज साहब, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप माइलेज पाकिस्तान की पूरी टीम को? Thank you so much for inviting me on, for taking this wonderful initiative. इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ऑफ द टॉपिक ऑफ द ऑफिस एक कैजुअल कन्वर्सेशन होनी चाहिए इन तरह की चीज़ों पे, स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन के लिए जो कि टेक्नोलॉजी जंकी बन चुकी है। हम शायद वो लास्ट जनरेशन थे जिसने टेक्नोलॉजी के बगैर भी दुनिया देखी थी और टेक्नोलॉजी को बनते भी देखा था। आपकी जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो समझती है कि टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी के पहले भी दुनिया थी, टेक्नोलॉजी के बाद भी दुनिया है। आपने टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ को कुछ अचीव करना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी की आदत में डूब जाना एक नशे की तरह। तो यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, नॉट फॉर वेस्टिंग योर टाइम। बाकी मुमताज, अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर गेम करेंगे। आपने अपनी पसंद की चीज हमें बतानी है, ठीक है? सबसे पहले, डार्क वेब, फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग? टेरिफाइंग। वन ऐप यू वुड नेवर इंस्टॉल? टिकटॉक। ओके। मोस्ट अंडररेटेड सिक्योरिटी टूल? अंडररेटेड, मैंने कोई इस तरह यूज नहीं किया, स्किप। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और फिंगरप्रिंट्स, व्हिच वन सेफर? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। साइबर सिक्योरिटी इन वन वर्ड? वन वर्ड तो नहीं है, 3 वर्ड है मेरे पास: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच मुमताज, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन विथ यू और बहुत ज़्यादा
कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन आपके साथ हुई है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और मज़ीद आप लोगों के किस तरीके से अपने आप को सेफ रखना है, अपनी आइडेंटिटी को कैसे सेफ रखना है, और सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, और कंपनीज डेटा किस तरीके से आपका लीक कर रही होती है, या कंपनीज किस तरीके से अपने आप को सिक्योर फील कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमने आज के इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।